हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज अभ्यास के 5 प्रश्नों में हम उन 5 प्रश्नों को लेकर के आए हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है बनाने के लिए। हालांकि मैं बना दूंगा, कुछ को बता दूंगा, कुछ को समझा दूंगा, लेकिन ये मेरा तरीका है। मैं बार-बार या हर एक वीडियो में ये जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वहां भी मैं बोलता हूँ कि भाई आप अपना समझ और अपना तरीका खुद देख कीजिए। किसी भी टीचर से या किसी ऐसे जगहों से सीख करके जाना कि आप परीक्षा में गए भूल गए, ये श्रेयस्कर नहीं होता। आप खुद से सीखिए, खुद से तभी सीखेंगे जब आप घर पे बैठ के मेहनत करेंगे, वो भी पाठ्य पुस्तकों से, ऑनलाइन से नहीं। ठीक है, चलिए आइए आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हैं, सीधा आते हैं प्रश्न। प्रश्न कहता है कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया तथा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल कर गया। एक अन्य परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है? अब इस प्रश्न को एक तरह से और पूछ सकता है, वो पूछेगा कि पास होने का न्यूनतम अंक क्या है। परीक्षा का कुल पूर्णांक यानी कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था, या पास होने का न्यूनतम मार्क पूछ सकता है। ये दोनों वहां पे पूछेगा। ये एक तरह का है। दूसरा पूछता है कि पास होने का न्यूनतम मार्क कितना है। तो अब दोनों को अलग अलग तो नहीं बताया जा सकता, एक ही तरह से बनेगा, बनता भी एक ही तरह से। हम आप उसको लंजार बना लेते हैं। देहात में लंजार का मतलब झूठ मूठ का बड़ा बना लेते हैं। चलिए आइए बनाते हैं। कैसे बनेगा? माना परीक्षा x अंक की एक अंक का था। एक आदमी जो था x गुने 20% इसे प्राप्त हुआ, परंतु 5 अंकों से फेल कर गया। यानी कि जो 20% लाया था उसको 5 अंक दे दीजिए तो पास कर जाएगा। बराबर दूसरा जो था वो 30% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्णांक से 20 नंबर तक ज्यादा था, यानी कि उसको 20 घटा दीजिए। अब एक श्रीमान किस सिद्धांत पे काम करता है, किस थ्योरी पे काम करता है? तो माना यह जाता है कि जो पास होने का न्यूनतम मार्क होगा वो तो बराबर होगा दोनों के लिए। पास होने का न्यूनतम मार्क दोनों के लिए बराबर होगा। मान के चलिए 40 नंबर है, तो एक वो 40 से 5 कम लाया, एक वो 40 से 20 ज्यादा लाया, तो दोनों का पास होने का न्यूनतम मार्क परसेंटेज में बराबर होगा। उसी सिद्धांत पे हमने बताया कि एक व्यक्ति को 5 नंबर ज्यादा दे दीजिए जो फेल किया है, और एक व्यक्ति को जो पास होने का न्यूनतम मार्क से 20 ज्यादा लाया उसको 20 घटा दीजिए, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको बना लीजिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। x/5 + 5 बराबर 3x/10 - 20। इसको इस तरफ उसको उस तरफ कर दीजिए। 25 बराबर 3x/10 घटाओ x/5, हल कर लीजिए। 25 बराबर कितना है? 25 बराबर 10, 3x घटाओ 2x, x बराबर 250। परीक्षा 250 अंकों की थी, हमने टिक लगा दिया। परीक्षा कितने अंकों की थी? 250 अंकों की थी, और हमने इसको टिक लगा दिया। तो ये इसी थ्योरी पे बनाएंगे आप हमेशा इसी थ्योरी पे बनाएंगे कि पास होने का जो न्यूनतम अंक है वो दोनों के लिए बराबर होता है, और उसी सिद्धांत पे हमने इसको बना दिया, और इसी तरह से बनता है। अब इसी में पूछ देगा कि पास होने का न्यूनतम अंक क्या है, तो 250 का 20% निकाल के 5 जोड़ दीजिए, और देखिए दोनों तरफ से बराबर रहेगा। ठीक है ना? आप एक ही चीज को बड़ा बड़ा करके नहीं बनाएंगे, एक ही चीज को तरह तरह से नहीं समझेंगे। एक बार चीजों को समझ लेंगे और उसको आराम से बना लेंगे। परीक्षाओं में समय आपका इसलिए नहीं जाता है कि आपको मतलब बनाने में टाइम लगता है, एक्चुअली में इसलिए समय चला जाता है कि आपको बनाना ही नहीं आता। और रही बात क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की, तो हड़बड़ाना नहीं है। प्रैक्टिस करके जाइए, मेहनत करके जाइए। मेहनत ही आपको परीक्षाओं में बताएगा, या उसको हिंदी में कहे तो बचाएगा। प्रैक्टिस, ठीक है। कई के श्रीमान हर वीडियो में प्रैक्टिस बोलते हैं, भैया तो काम ही वही है। चलिए, कोई धन उधार लेकर एक धन उधार लेकर, मतलब कोई धन उधार लिया गया 121 रुपया के 2 वार्षिक किस्तों में। 121 रुपया के 2 वार्षिक किस्तों में।
2 वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। चुकता किया गया। ठीक है, इस तरह का जो प्रश्न होता है सीआई में होता है। यदि सीआई की दर, यदि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की दर 10% वार्षिक है, तब कुल धन कितना है? ए ऑप्शन भी है, ए 220, बी 210, सी 310, डी 320। रुपया 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 रुपया। ये आपका प्रश्न है। आप लोग आशा है कि जो बनाने वाले होंगे वो बना भी लिए होंगे। कैसे बनाए? देखिए, इस तरह के प्रश्नों का एक सूत्र होता है, किस्त का वाला। किस्त बराबर P इंटू 100, 100 बटा 100 प्लस R प्लस 100 बटा 100 प्लस R, टू चला जाएगा प्लस में, जितना भी किस्त है उतना तक चला जाएगा। यहाँ किस्त दिया हुआ 121, प्रिंसिपल पता नहीं है, P बटा 100 बटा 100 में 10 जुड़िएगा 110 प्लस 100 बटा 110 का स्क्वायर। चूंकि दो ही किस्त है तो हम दो ही तक ले जाएंगे। 121 इजकल टू P बटा, काट लीजिए, 10 बटा 11 प्लस 100 बटा 121, यही होगा ना। अब इसको उल्टा पलटा कर लीजिए, आप इसको उल्टा पलटा कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो जब उल्टा पुल्टा करेंगे तो P बराबर 121 इंटू P बराबर 121, यानी कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को क्या कर रहे हैं हम, नीचे लेके चले जाएंगे। तो 10/11 प्लस 100/121, इसको हल कर लीजिए। हालांकि हम इसके बाद हल करने का जरूरत नहीं है, जो बनाएगा उसको बना लेगा। 121 इंटू 121, 11 है, 110 प्लस 100, काट दीजिए, P बराबर 210 बन गया। 210 जो हमारा था आंसर आ गया। हमने बिना कोई एक्स्ट्रा लगाए इसको बना लिया। ये प्रोसेस है। जब आप एक बार इन प्रोसेस को सीख लेते हैं, जब आप इन चीजों को समझ लेते हैं, जब आप मूलभूत सिद्धांतों को समझ लेते हैं, तो आप ऐसे भी आंसर को टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये जो 5 प्रश्न है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं 5-6-7 प्रश्न डालता हूँ, ज्यादा प्रश्न रेगुलर में नहीं डालता हूँ। मेरा साफ मानना है कि सिर्फ जुड़े इसलिए रहिए ताकि आप चीजों को देख सकें। हम ही से नहीं पढ़ना है, किताब से पढ़ना है। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 5px², बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि द्विघात समीकरण, इक्वेशन, द्विघात समीकरण 5px², 5px² माइनस है प्लस है, -8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हो। याद रखिए, शब्द को ध्यान रखिएगा, वास्तविक हो। क्या है? वास्तविक है। मूल क्या है? वास्तविक है हो, तब P बराबर 1, ये आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके, A 8/5, B 5/8, C 4/3, D 3/4। अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है। पहला तो द्विघात समीकरण का मैथ है, दूसरा मूल वास्तविक। ये इसका टर्म है, जब मूल वास्तविक हो, जब मूल वास्तविक हो, तब D इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। D जो है विविक्तर, हिंदी में विविक्तर बोलते हैं, अंग्रेजी में D को संक्षेप में इसको बोलते हैं। D जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए।
तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र होता है। अब लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं बराबर भी कर सकता था, यहाँ पे मैं बराबर भी कर सकता था, लेकिन चूंकि बराबर भी है, लेकिन मैं इसी को लिख देता हूं ताकि आप लोग बाद में या कभी ऐसी जगहों पे या उन जगहों पे कंफ्यूज ना हो जहां हिसाब को बनाना है। अब यहाँ देखिए a बराबर 5b, b बराबर -8, c बराबर 2। अब सबको बैठा बी स्क्वायर यानी कहते थे 64 माइनस 4 गुने a यानी कि 5b, c यानी कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 64 माइनस 5 के 20, 20 गुने 40, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही होगा ना? होगा यही या नहीं होगा? सब बताइए। अब इसको हम 8 से काट देते हैं, तो 8 माइनस 5p इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ 0 होगा या नहीं होगा? सब बताइए, आराम से हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि हमने क्या किया है, हमने कहा है कि हमने इसको हल कर दिया, यहां तक ले आया। अब इसको उस तरफ भी कीजिएगा, तो 8 बराबर 5p इज ग्रेटर देन या इक्वल टू p इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 8/5। 8/5 जो है आपका आंसर मानिए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये वाला चिन्ह काहे लिए हुए, बराबर क्यों नहीं दिए? तो बराबर में दीजिएगा तो इतना ही आंसर आएगा, लेकिन जो कायदा मतलब जो नियम होता है हमने उस नियम को लिख दिया है ताकि चीजें सही रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप बराबर करके भी बना सकते हैं या बड़ा करके भी बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। नियम यही है, ये जो सूत्र लिखा हुआ है ये सूत्र है, और इसी सूत्र को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। का जब मूल वास्तविक एक प्रश्न है, प्रश्न का जो सबसे बड़ा कंडीशन यही है, मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है तो इस चीज पे आएगा और हमने इसको निकाल लिया, अपना आंसर लिख दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हम आधा बनाएंगे, पूरा आपको बनाना है। ठीक है, क्योंकि उस प्रश्न में कोई जान है ही नहीं, मतलब वो सिर्फ आपको तरह तरह की चीजों को घुमाने टहलाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कहता है एक शीशे का गोला जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर है, एक शीशे का गोला जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर है, मीटर 3 सेंटीमीटर, आर नहीं है डी है, को पिघलाकर, मतलब एक बड़ा शीशा था, गोला था 3 सेंटीमीटर डायमीटर वाला, उसको पिघला दिया गया, छोटा छोटा गोली बना दिया गया, वो पिघलाकर 3 गोलियां बनाई जाती हैं। 3 गोलियां बनाई जाती हैं, 3 गोलियां बनाई जाती, 3 को गोली बना दिया गया था। इनमें से 2 गोलियों के व्यास, इनमें से 2 गोलियों के व्यास क्रमशः, मतलब ये जो 2 गोली थे उनके व्यास दिया हुआ है क्रमशः 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। तीसरे का व्यास क्या होगा? तीसरे का व्यास क्या होगा? ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो आपको इसको बनाना है। ठीक है, आप कैसे बनाएंगे सो बताइए। अब हम तो बताएंगे नहीं, हम तो पहले ही बोले थे कि आपको इसको बनाना है, लेकिन जब भी इस तरह का प्रश्न आया, इस तरह का प्रश्न है, तो वेलोसिटी वाले सूत्र को लगा करके आप उसका मूल्यांकन कीजिए आयतन से। अभी कैसे रहता है सो देखिए। कहीं श्रीमान बोले थे कि ना बताएंगे, बता रहे नहीं बताना काम है मेरा। ये वो बड़ा गोला है, इसका डायमीटर है, इसको पिघला करके 3 गो गोला बना दिया गया।
इसका इसका व्यास दिया हुआ, इसका नहीं दिया है, यानी कि इसी के आयतन से इन तीनों का आयतन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका आयतन इन तीनों का आयतन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इसको हम देखिए, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका आयतन होता है, गोले का जो होता है वो आयतन का सूत्र होता है, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, पहला का भी और बाकी का भी। अब बनाइए 4/3 पाई, जो बड़ा वाला उसका क्या है, डी है, तो वो 3/2 का क्यूब बराबर इन तीनों का 4/3 पाई। पहला कितना है, पहला का व्यास कितना दिया हुआ है, 1.5/2 का क्यूब प्लस 2/2 का क्यूब प्लस इसका कुछ पता नहीं है तो x का क्यूब लिख दीजिए। अब समझ में आ रही है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, इसको लिख देते हैं, माना तीसरे की त्रिज्या बराबर x, ठीक है। तो बड़ा वाला गोला का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। अब आपको इसको हल कर लेना है, 4/3 पाई से पाई चला गया। अब इसको आपको हल करना है, हल करके जो भी आंसर आएगा आप हमको कमेंट कीजिएगा। कहीं कह रहे श्रीमान ये तो बड़ा चलवई वाला बात बताई है कि जैसे कि बड़का मैंने नियम लिख दिया, बाकी हल करना हमको है। तो भैया हल तो परीक्षा में आप ही को करना होगा ना, हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बताने का मूल उद्देश्य यही था कि जो भी इस तरह का प्रश्न आता है उनको दोनों तरफ बराबर कर दीजिए, सिंपल से कटेगा। कटना छाटना आपका सीखना काम है, मेरा, ठीक है। मैं कोई आपको बहुत चीजें छोटी स्तर पे बताने नहीं आया हूँ, जो मेरा उद्देश्य भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न कहता है, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के, नौधारा का प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, एसएससी में पूछा है। एक नौका को धारा, एक नौका को धारा, एक नौका को कुछ दूरी तक, गलती है, एक नौका को कुछ दूरी, कुछ मतलब कोई लिखा नहीं है, 3 4 5 कुछ नहीं है, कुछ ही लिखा है, कुछ दूरी तक धारा के, इसमें तो वही चीज रहता है, धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल। अब उन्हीं चीजों पर देख लेते हैं। एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल, कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में, प्रतिकूल जाने की तुलना में, मतलब धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में, नीचे की तरफ जाने में, ऐसे नाव धारा का हमने पूरा सीरीज बना रखा है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। जाने में आधा समय लगता है, आधा समय लगता है, ठीक है। बहुत सुंदर प्रश्न है। स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात क्या होगा, बहुत सुंदर। देखिए स्थिर जल में और स्थिर जल में मतलब शांत जल में और उस धारा में, उस धारा में नौका के चाल का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। यह प्रश्न है, ऑप्शन भी दे देता हूं, 1:3, बी 2:3, सी 3:2, डी 3:1, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है कि एगो नाव है जो धारा के साथ जब जाता है और धारा के प्रतिकूल जब आता है तो जो समय है वो आधा हो जाता है। धारा के साथ जाने में जो समय लगा वो प्रतिकूल जाने के समय से आधा लगा, सॉरी हाँ आधा लगा। तो शांत जल में नौका की चाल और
धारा के साथ जो नौका की चाल है उसका अनुपात क्या है। यहाँ प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, सीबीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, और बना के बनाइएगा, गलती कर लेगा, ऑप्शन में एकदम सटा कर रखता है। देखिए यहाँ पे मानिए कि माना दूरी बराबर डी, दूरी बराबर डी, नौका की चाल x, नौका की चाल बराबर x, धारा बराबर y, ठीक है। अब कहता है जब साथ चलेगा तो d बटा x प्लस वाई, जब विपरीत चलेगा तो d बटा x माइनस वाई, यही होगा ना। जब धारा साथ जाएगा तो उसका जो समय लगेगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बराबर है। अब कहता है कि 1/2 समय लगेगा, यानी कि 1/2 समय लगेगा, ये हुआ। ये समीकरण बन गया। अब इसको बना दीजिए, आपकी इच्छा को फिर से मैं बता देता हूं। माना दूरी डी, नौका की चाल x, धारा की चाल y, तो जब धारा के साथ जाएगा तो x प्लस वाई, जब विपरीत आएगा तो x माइनस वाई, काट दीजिए, डी से डी चला गया ना, x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y, उल्टा पलटा कर लीजिए, x बराबर 3y, यही होगा ना। 2x माइनस 2y, x प्लस वाई, अब उल्टा पुल्टा कर लीजिए, इसको इस तरफ उसको उस तरफ, x बराबर 3y, यानी कि x अनुपात y इक्वल टू कितना, 3:1। यही आपका आंसर आ गया, जो प्रश्न था उसके अनुसार यही वाला आंसर आ गया, ठीक है। स्थिर जल में, स्थिर जल और उस धारा में नौका की चाल का अनुपात बताइए, चलिए ठीक है। तो इस तरह से आप उन चीजों को बना सकते हैं। 3:1 आपका आंसर आ गया। हमने कुछ अलग नहीं किया, हमने सिंपल सा जो फॉर्मूला था उसको बना दिया और आपका कुछ हिसाब बने। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से दिक्कत है भी तो आप सुधारिए, कोई उसे इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक पर टाइमर लगाएं और 25 प्रश्न डेवलप करें, 25। वेरी गुड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।